नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव स्टडी पॉइंट। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये क्लास नंबर 2 है। तो पिछली क्लास जिन्होंने नहीं करी है जाके कर लीजिएगा, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आज की वीडियो पे बात करते हैं यूनिवर्स। मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा, जब मैं यूनिवर्स बोलता हूँ, ब्रह्मांड बोलता हूँ, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, क्या पिक्चर बनता है, बस उतना कमेंट करके बता देना। क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, 99% लड़के स्मार्ट हैं। फिलहाल आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स को समझते हैं और यूनिवर्स बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। यूनिवर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा यूनिवर्स बना कैसे। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में ये बताया जाता है कि यूनिवर्स कैसे बनता है, यूनिवर्स बनने के बाद क्या क्या होता है, पहला एलिमेंट कौन सा बनता है, प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स कैसे बने, ढेर सारी चीज़ें होती है बिग बैंग थ्योरी में। एक एक करके बिग बैंग थ्योरी को हम लोग समझेंगे और यूनिवर्स पे आएंगे। फिलहाल यहाँ से हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। यूनिवर्स को हम लोग समझेंगे, पहले बिग बैंग थ्योरी को समझ लेते हैं। यह एक छोटा सा एटम है और यही एटम आज का यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ये बहुत ही हॉट इनफाइनेटली डेंस पॉइंट होता है, मतलब इस एटम में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी। इसमें क्या हुआ, एक एक्सप्लोज़न हुआ। ये एटम एक्सप्लोड किया। कब एक्सप्लोड करता है? 13.7 बिलियन ईयर अगो, मतलब 137 लाख साल पहले ऐसा एक एक्सप्लोज़न हुआ जिससे गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स बने, धीरे धीरे स्टार्स, मैटर्स, सारी चीज़ें बनी। तो यह एक्सप्लोजन आप देख सकते हैं, एकदम से ब्लास्ट इतना ज़्यादा हुआ ना, सारी चीज़ें बनने लगी और ये ब्लास्ट धीरे धीरे फैलने लगी। इससे हमको क्या क्या मिला? फ्रॉम दिस केम, इससे हमको मैटर्स मिले, एनर्जी बहुत सारी मिली, स्पेस, खाली जगह बहुत, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम मिला। इसके बाद ये सारी चीज़ें मेन 4 पॉइंट हमसे मिली है बिग बैंग थ्योरी होने के बाद, ब्लास्ट होने के बाद। ये सारी चीज़ें तो बन गई, बिग बैंग थ्योरी हो गया, 1 सेकेंड में इतना ब्लास्ट हुआ कि ये सारी चीज़ें ये बना दी। अब जब ये बना देती है तो कुछ एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होते हैं। ये एनर्जी ना सिर्फ मैटर में कन्वर्ट होते हैं, ये एंटी मैटर में भी कन्वर्ट होते हैं। और मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे का दुश्मन होते हैं। मैटर्स एंड एंटी मैटर्स दोनों आपस में लड़ रहे हैं बस इसी कारण, क्योंकि एक दूसरे से विपरीत हैं, अलग हैं। और ऐसे लड़ के सारे जितने भी मैटर्स एनर्जी बनी थी ख़त्म हो जाती, जिसमें से एक मैटर्स बच जाता है। फिर आगे चल के यही सारा चीज़ बनाता है आपका जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, गैलेक्सी, स्टार्स, मून, सब कुछ। तो जब यूनिवर्स बना था तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था, बहुत हॉटेस्ट था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो इसके कारण कोई भी जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से नहीं मिल पा रहा था, ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी, रिएक्शंस नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए टेम्परेचर को डाउन जाना होता है, कूल होना होता है। तो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है, फिर अगले तीसरे मिनट में, मात्र 3 मिनट लगा, 3 मिनट में टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा डाउन चला गया। जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे लोग मिलने लगे, मिल करके हाइड्रोजन एंड हीलियम बनाए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर आगे चल करके बहुत जितने भी एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सभी बनाए हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, उसके बाद ये नीचे जितनी हैं बाद में बने, सबसे शुरू में हाइड्रोजन हीलियम बना है। अब इस बुक की बात करें, इस बुक में देखिए बहुत कम भाषा में दिया गया है, बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, जो कि आपके लिए ठीक है। आपका एग्ज़ाम, अगर छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है आप लोगों का। जितनी भी चीज़ें लिखी गई है, बिग बैंग थ्योरी एक छोटे से एटम से हुआ है, प्रीमेबल एटम, वही लिखा है। 15 बिलियन ईयर गो, 13.7 एग्जैक्ट है, 15 वाला काट लीजिएगा। आप गूगल करेंगे तो आपको 13.7 बिलियन ईयर्स गो दिखाएगा, यहाँ पर भले 15 लिखा हुआ है। और ये बिग बैंग थ्योरी होता है, ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोड करता है छोटा एटम, और धीरे धीरे ये फैल रहा था। ये जब ब्लास्ट किया तो फैल रहा था, और फैलने के साथ साथ
एक गैलेक्सीज वगैरह बनाया। तो हम लोग का कौन सा गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। और मैंने आपसे ये भी कहा था, सिर्फ बिग बैंग थियोरी ही नहीं है जो बताता है कि यूनिवर्स बना है। बिग बैंग थियोरी के अलावा और भी बहुत सारी थियोरी है जो कि हम लोग को बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। उस थियोरी का नाम है थियोरी रिगार्डिंग दिस ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बहुत सारी थियोरी है। बिग बैंग थियोरी हमने आज पढ़ा। स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये भी एक तरह का थ्योरी है जिससे पता चलता है कि कैसे यूनिवर्स बना। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये भी एक तरह का थ्योरी है जो कि यूनिवर्स कैसे बना वो बताते हैं। तो आपको इसको डायरेक्ट याद करना है। बिग बैंग थ्योरी जो है जियोस लेमिटो, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी का स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस गोल्ड एंड हर्मन वोंडी एंड पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन शोंडेश। सभी का नाम याद रख लेना है, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिग बोसोन। बेसिकली एक तरह का ये भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो कि यूनिवर्स के बारे में ही पता लगाने के लिए, यूनिवर्स की मिस्ट्री गुत्थी सुलझाने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट 30 मार्च 2010 को एक यूरोप का एक देश है जिनेवा, यूरोप का एक देश है जिनेवा, वहाँ पे किया गया ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर है। उस रिसर्च सेंटर का नाम है सेंटर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च CERN। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट का नाम है लार्ज हार्डन कोलाइडर। हिग बोसन एक्सपेरिमेंट का नाम है और ये किया गया था लार्ज हार्डन कोलाइडर LHC। इसमें क्या किया गया था? 100 फीट गहराई में और 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल आपने देखा होगा, जो सुरंग बनाते हैं उसी को टनल बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन का सहारा लिया गया। प्रोटॉन को क्या किया गया? प्रोटॉन जब किया गया तो देखा गया प्रोटॉन बीम्स हैविंग द सेम वेलोसिटी ऑफ लाइट वेयर कोलाइड टू प्रोड्यूस हिग बोसोन। प्रोटॉन और लाइट के जो दोनों को कोलाइड किया गया और हिग बोसोन को प्रोड्यूस करने के लिए The mega experiment will unveil the unsolved mysterious related the origin of universe, which is so far known as the dark matter, dark energy, extra dimension, Higgs boson and gold particles। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को पता और अच्छे से पता चल पाएगा कि ये यूनिवर्स आखिरकार बना कैसे। बिग बैंग थ्योरी तो है ही, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा और अच्छे से समझा पाएगा। दिस मेगा एक्सपेरिमेंट विल अनरिवील द अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस रिलेटेड टू द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ऑरिजिन मतलब यूनिवर्स कैसे हुआ, सारा मिस्ट्री जो गुत्थी है सुलझाएगा। विच इज सो फार नोन एज डार्क मैटर भी इसको कहते हैं, डार्क एनर्जी भी कहते हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन भी कहते हैं, हिग बोसन भी कहते हैं, गोल्ड पार्टिकल भी कहते हैं। बहुत तरह के नाम हैं, सभी नाम को याद रखिएगा। एक ही चीज़ को हिग बोसन कहीं ये सब कहते हैं। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं ये बिग बैंग का कॉपी कैट करने वाला एक्सपेरिमेंट था। बिग बैंग जो हुआ था उसी तरह का बिग बैंग इंसान करना चाहता था धरती पे। कितना फीट अंदर? देखो 100 फीट अंदर 27 किलोमीटर लॉन्ग टनल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। बिग बैंग की ही तरह किया गया इन फील्ड ऑफ साइंस, जिससे हमको पता चल पाए कि आखिरकार यूनिवर्स बना तो बना कैसे। It is now considered as the Higgs boson, which is known as the gold particle, in which mystery of universe exists, because it is also considered as the most basic unit। फिर आगे चल के इस पर अभी काम चल ही रहा है। देखो 2013 में इसको जो है क्लोज कर दिया गया, फिर 2015 में जुलाई 2015 में फिर से चालू किया गया। काम चल रहा है, लगातार इस पर काम चल रहा है और इससे सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। और ये जो कर रही है ये रिसर्च सेंटर का नाम याद रखिएगा CERN। तो आई होप आप यूनिवर्स को बहुत डीपली समझ चुके होंगे। अब ये सभी आपको बच्चा जैसा लगेगा, ये क्या, ये तो हमको पता ही है। यूनिवर्स को आप डिफाइन करना चाहें, इसका मीनिंग समझना चाहें तो आप समझते हैं कॉमनली डिफाइंड एज द टोटली ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूड ऑफ ऑल फिजिकल मैटर्स एंड एनर्जी एंड द प्लैनेट स्टार्स। मतलब सब कुछ। यूनिवर्स मतलब एवरीथिंग, सब कुछ यूनिवर्स में ही आता है। तो सब कुछ ये इंक्लूड करता है, उसी को यूनिवर्स कहते हैं। स्पेस जो खाली जगह है, अभी जाएंगे यूनिवर्स में तो बहुत ज़्यादा खाली जगह है, कहीं पे स्टार्स है कहीं पे खाली जगह है, सब कुछ यूनिवर्स में आ जाता है। और यूनिवर्स की पढ़ाई को ही हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कॉस्मोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, वो देख लीजिएगा। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस मतलब होता है
यूनिवर्स, लॉजोस मतलब होता है साइंस, इसी का तोड़ के लिखा गया है कॉस्मोस लॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बाद मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें बनी, यूनिवर्स बना। यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ आप देखते हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स, सेलेस्टियल बॉडीज जितने भी हैं, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, जितने भी डस्ट हैं, मतलब यूनिवर्स में सब कुछ जो है बिग बैंग थ्योरी के बाद बना है। तब एक एक करके हम उसको समझते हैं। सबसे पहले गैलेक्सी को समझेंगे, फिर स्टार्स को समझेंगे, फिर प्लैनेट्स को समझेंगे, अर्थ को भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते तो अर्थ के डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गैलेक्सी को देखने जा रहे हैं। तो गैलेक्सी जब बना था, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, एक्सप्लोजन हुआ, वो छोटा सा एटम फटा, तो उसमें से एक चीज़ गैलेक्सी भी बना था। और गैलेक्सी में देखिए लिखा हुआ है, एक गैलेक्सी इज़ अ वास्ट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। तो गैलेक्सी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। कोई एक गैलेक्सी ले लेंगे, कोई एक गैलेक्सी को अगर आप उठाते हैं तो वहाँ पे आप पाएंगे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। बिलियंस ऑफ स्टार्स कहने का मतलब समझ ही रहे होंगे, लाखों करोड़ों में वहाँ पे एक गैलेक्सी में स्टार होंगे, और उसी सारे ग्रुप को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे, आप देखिए इसको गौर से, एक गैलेक्सी को देखिए, क्या क्या आपको मिलता है। छोटे 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 बहुत ज़्यादा तारे मिलते हैं, लेकिन यही सब तारे के अगर करीब जाइएगा तो अपने आप में एक बहुत बड़ा तारा होता है। जैसे कि सन दिखने में आपके किताब में छोटा लगता होगा, लेकिन सन के आप थोड़ा सा 1-2 मीटर पास जाके देखेंगे तो पता चलेगा सन कितना बड़ा है। फिलहाल तो वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, जाएंगे तो 0.011 सेकेंड में जल के राख हो जाएंगे। तो गैलेक्सी कुछ और नहीं है, बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ स्टार्स का ग्रुप को ही हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी में सिर्फ स्टार्स ही नहीं है। मान लीजिए कोई गैलेक्सी है तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खाली स्पेसेस हैं, इसमें गैस क्लाउड्स, गैस भरे हुए ढेर सारे। ठीक है, मेनली हाइड्रोजन गैस ज़्यादा पाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पाए जाएंगे। हीलियम वगैरह होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन पाए जाएंगे। मैंने आपको आज ही पढ़ाया है, बिग बैंग थ्योरी होने के बाद 2 मेजर एलिमेंट सबसे पहले आते हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल दिखाया था ना, उसी वाला। तो एक गैलेक्सी में आप जब पाएंगे तो ढेर सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे, कुछ गैस क्लाउड्स होगा, मेनली हाइड्रोजन गैस ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे, एंड डस्ट होगा। डस्ट तो समझते हैं गंदगी। आइसोलेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर सिस्टम। स्पेस मतलब खाली जगह बहुत होगी। तो एक गैलेक्सी अपने आप में बहुत बड़ा जगह होता है। देन लिखा गया है, देयर आर अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज। पूरे यूनिवर्स में 1-2 गैलेक्सी नहीं है, 100 बिलियन गैलेक्सी। आप इससे अंदाज़ा लगाओ, हम लोग का जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा हम लोग के गैलेक्सी का नाम है ना। अब उस आकाश गंगा में छोटा सा हमारा प्लैनेट सिस्टम है, सोलर सिस्टम, इसमें हजारों इस तरह के सिस्टम हैं। अब एक आकाश गंगा, एक गैलेक्सी में इतना बड़ा गैलेक्सी है। अब समझ सकते हैं इसके जैसे जैसे बिलियनों ऑफ गैलेक्सी है। तो रिसेंट रिसर्च के अनुसार ये 200 बिलियन गैलेक्सीज हो जाएगी। रिसेंट रिसर्च के अनुसार गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 100 बिलियन आपकी किताब में जो दिया रहेगा वही डेटा एग्जाम में आते हैं, तो इसी को याद करिएगा। एंड ईच गैलेक्सी हैज़ ऑन एन एवरेज 100 बिलियन स्टार। वही वाली बात लिखी गई है, एक गैलेक्सी अपने आप में बहुत बड़ा स्पेस होता है, और एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार होंगे। तो 100 बिलियन गैलेक्सी में कितने स्टार होंगे उम्मीद नहीं लगा सकते, गिन भी नहीं पाओगे आप। एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार हैं, लाखों करोड़ों स्टार्स हैं। इसके जैसे जैसे 100 गैलेक्सीज हैं, 100 गैलेक्सीज में बिलियन बिलियन करते रह जाओ 100 बार, गिन नहीं पाओगे भाई। तो समझिए इस तरह के होते हैं। 100 बिलियन को शॉर्ट में 10 to the power 11 लिखते हैं,
वैसे ही 100 बिलियन स्टार्स को 10⁻11 स्टार्स लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का टर्म आपको पता होगा। सो द टोटल नंबर्स ऑफ अ स्टार इन आवर यूनिवर्स इज 10⁻22 स्टार। इतना स्टार है पूरे यूनिवर्स में। अगर आपसे पूछा जाए कितना तारा है, कितना स्टार है, तो आप बताइएगा 10⁻22 स्टार्स। ओके, देन उसके बाद आता है मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सी है, तो 100 बिलियन हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हम जिसमें रहते हैं हम अपना गैलेक्सी को देखते हैं। तो हमारा गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ अर्थ। यहीं पे अर्थ है। अर्थ के साथ जितने भी सन हैं और जितने भी प्लैनेट है सभी के सभी इसी आकाश गंगा में पाए जाते हैं। वही लिखा गया है, होम ऑफ अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स पाए जाएंगे। एंड इट इज़ अ स्पाइरल इन शेप। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्की वे गैलेक्सी किस शेप में है, तो बताइएगा स्पाइरल शेप में है। अभी मैं दिखाता हूँ गैलेक्सी कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गैलेक्सी के प्रकार हैं इतने सारे। स्पाइरल शेप कोई, देखिए यहाँ पर देखिए हमारा जो गैलेक्सी है इस तरह से घुमा हुआ, मतलब स्पाइरल शेप में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है मिल्की वे गैलेक्सी। और गैलेक्सी के और भी शेप्स होते हैं, बैरेट स्पाइरल, इरेगुलर, इलिप्टिकल, लेंटिकुलर, इस तरह के बहुत गैलेक्सी हैं। बिलियंस, 100 बिलियंस गैलेक्सी हैं। सबको पढ़ने लग जाएं तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है, मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल शेप का होता है। मिल्की वे गैलेक्सी कब बना था, मतलब बिग बैंग जब हुआ था, बिग बैंग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, उसके 5 बिलियन ईयर्स बाद, आफ्टर मतलब होता है बाद, ये मिल्की वे गैलेक्सी बनता है। तो कोई भी काम होने में समय लगता है। मैंने बताया था एक छोटा सा एटम हुआ, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग थ्योरी हुआ, वो धीरे धीरे फैल गया। ऐसे समझो ये कोई एक लड्डू है, लड्डू को ऐसे हथौड़ी से मारे ये फूट गया, कोई इधर चल गया। लड्डू तो दानेदार होता है ना, लड्डू खाए हो ना। अब इतना ये फैल गया, ये छोटा सा एटम अभी मिलके क्या बना लिया, गैलेक्सी बना लिया। इधर इतना मिलके इधर ही गैलेक्सी बना लिया। ऐसे ऐसे बिलियनों में गैलेक्सी बन गए, 100 बिलियन से ज़्यादा। वही वाली बात यहाँ पर भी है। 5 बिलियन ईयर्स बाद, बिग बैंग थ्योरी के 5 बिलियन ईयर बाद मिल्की वे गैलेक्सी बनता है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थाउट, आज के ज़माने की सोच के अनुसार यूनिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। यूनिवर्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है एटमॉस्फेयर, दूसरा है स्पेस। एटमॉस्फेयर में सब कुछ आ जाएगा और स्पेस जो खाली जगह है वो तो आ ही जाएगा। तो हम लोग अपने यूनिवर्स को 2 भाग में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आज के साइंटिस्ट के अनुसार। तो मैंने ये चीज़ें डिस्कस कर ली है। ये वाला जो चीज़ लिखा गया है, यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी से बना है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज किया, देखिए यहाँ पर मैंने ये वाला है बिग बैंग थ्योरी, यही वाला नाम आपको ऊपर में भी मिलेगा। तो वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा। लास्ट में है एंड्रोमेडा इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। एंड्रोमेडा इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी मतलब हमारा पड़ोसी। हमारे पड़ोसी गैलेक्सी जो हैं उसको हम लोग एंड्रोमेडा बोलते हैं। एंड्रोमेडा इज़ आवर पड़ोसी गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी। अब आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे ये क्या बना दिया। तो ये कुछ नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने एक ड्राइंग करी है। इस ड्राइंग में आप ये देखेंगे कि ये मैंने 3 गैलेक्सी बनाई है। ये अपना मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, कौन सा, मिल्की वे गैलेक्सी, MG लिख दूँ। और ये हमारा जो अभी अभी मैंने आपको बताया, हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा को इंग्लिश में एंड्रोमेडा ही कहते हैं, हिंदी में देवयानी कहते हैं, देवयानी। और मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। और ये भी जो छूट गया, ये भी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है NGC 33। अब देखिए ये तीनों जो हैं हमारे पड़ोसी गैलेक्सी हैं। ये हमारा मेन गैलेक्सी है जहाँ पे हम लोग रखते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा, एंड
ये हमारा सेकेंड पड़ोसी NGC 33। अब जब तीन गैलेक्सी को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे तो ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सी इज नोन एज क्लस्टर। 3 गैलेक्सी को एक साथ रखते हैं तो उसको हम लोग क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। तो अपने यूनिवर्स में ऐसे ही 3-3 के ग्रुप में ढेर सारे क्लस्टर प्रेजेंट है। हम अपना क्लस्टर देख रहे हैं, ये अपना मेन है, फिर ये हमारा एंड्रोमेडा मतलब देवयानी। देखिए हिंदी वालों को आसान याद करना, मंदाकिनी, देवयानी एंड NGC नाम मिलता जुलता है। हम लोग का इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी एंड्रोमेडा एंड NGC 33। पड़ोसी को याद रखिएगा, पड़ोसी ही मुश्किल वक्त में काम देगा, ठीक है, क्योंकि आपके घर के नज़दीक वही है। तो पड़ोसी से दोस्ती बना के रखिएगा, दुश्मनी नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपके जो दूर के रहने वाले हैं उनको आने में टाइम लगेगा, पड़ोसी को आने में टाइम लगता है नहीं, इसीलिए दोस्ती करके रखना। तो आई होप गैलेक्सी वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और एक है आपका लेटेस्ट नोन गैलेक्सी, मतलब अभी अभी पता चला है साइंटिस्ट को, लेटेस्ट में है ये गैलेक्सी, सबसे लेटेस्ट में है डॉर्फ गैलेक्सी इज द लेटेस्ट गैलेक्सी। याद रखिएगा दोनों, लेटेस्ट गैलेक्सी कौन सा है अभी अभी पता चला है, और नियरेस्ट हम लोग का जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके एकदम सटल या फिर नियर में कौन गैलेक्सी है। तो अपने गैलेक्सी को समझ लिया, तो अभी हम लोग समझते हैं स्टार, जो छोटे छोटे तारे देखते हैं आप रात में तारों के शहर में, तो उसको समझते हैं फिलहाल। तो स्टार क्या है, मैंने बताया एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, और ऐसे ऐसे गैलेक्सी 100 बिलियन से ज़्यादा गैलेक्सी है। तो 100 बिलियन तो एक गैलेक्सी में, और 100 बिलियन ऐसे ऐसे और 100 बिलियन गैलेक्सी में। तारे की असंख्यक है यार, बहुत ज़्यादा है। तो स्टार को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्लम्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन ए नेबुला कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म ऑफ स्टार। बोल सकते हैं स्टार कैसे बनता है, 2 पॉइंट लिखे गई है, डस्ट एंड गैस इन नेबुला कम टुगेदर टू फॉर्म स्टार्स। और ये जो दोनों आपस में कम टुगेदर हो रहा है, डस्ट एंड गैस आपस में मिल रहा है, किसकी वजह से, यूनिवर्स में ग्रेविटी प्रेजेंट है, गुरुत्वाकर्षण हिंदी में बोलते हैं। तो ग्रेविटी के कारण इनका जो क्लम्स ऑफ डस्ट है एंड गैस है, दोनों आपस में मिलते हैं, कम टुगेदर होते हैं, स्टार का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट वही है, स्टार इज नथिंग मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। हमारा जो स्टार है सन इज अ स्टार, वो हॉट बर्निंग गैसेस से मिलकर के बना हुआ है, और सन जैसे हजारों लाखों स्टार, करोड़ों स्टार हमारे यूनिवर्स में हैं। अब देखिए स्टार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टार में आप लोग एग्जाम्पल सन को मानकर चल सकते हैं, आपको फीचर्स जो इसके हैं करेक्टर समझ में आएंगे। जैसे कि स्टार में सन हम मान चलते हैं, तो देखिए दे इमिट लाइट ऑफ देयर ऑन एंड वेरी लार्ज एंड वेरी हॉट। ये अपना लाइट खुद देते हैं, इमिट करते हैं मतलब लाइट प्रदान करते हैं, ऑफ देयर ऑन ये किसी और के लाइट पे निर्भर नहीं होते हैं। मून जो है चंदा मामा, वो सूरज के लाइट पे निर्भर करता है, सूरज का लाइट अगर नहीं उस पर जाएगा तो चंदा मामा दिखेंगे ही नहीं रात में, ठीक है। लेकिन क्या सूरज भगवान को कोई लाइट देता होगा यूनिवर्स में, कोई कहीं से ये लाइट चुराते हैं, आप बोलेंगे नहीं। सूर्य भगवान एक स्टार है और स्टार का खुद का लाइट होता है, ऑन मतलब खुद का लाइट होता है, और ये बहुत बड़े हैं, सूर्य भगवान बहुत बड़े हैं एंड वेरी हॉट, बहुत ही गर्म है, पास जाओगे तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, धुआं धुआं हो जाओगे भाई। उसके बाद लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आप बोलेंगे भैया ये प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या आ गया, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी कुछ नहीं है, ये हमारा जो तारा है सूर्य भगवान है उसका पड़ोसी वाला तारा है, हमारे सूर्य भगवान के पड़ोसी वाला तारा है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा गैलेक्सी हो गया, गैलेक्सी में ये हमारे एक छोटे से तारे सूर्य भगवान, और इसके बगल में रहता है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी था, मिल्की वे गैलेक्सी में ये हमारे सूर्य भगवान है, और ये सूर्य भगवान के बगल में है प्रोक्सिमा सेंचुरी, पड़ोसी तारा सूर्य भगवान का। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मिल्की वे गैलेक्सी का
सबसे ब्राइटेस्ट तारा बताओ, सबसे चमकीला रंगीला तारा बताओ, मतलब चमकीला भाई। तो वो तारा है कौन? उसका नाम है डॉग स्टार। डॉग स्टार या साइरस, साइरस या डॉग स्टार दोनों एक ही नाम है। हमारे जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी मतलब मिल्की वे गैलेक्सी, उसका सबसे चमकीला तारा है। सन का सबसे पड़ोसी तारा कौन है? नियरेस्ट मतलब पड़ोसी होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। एक साल में सन का जो लाइट है, ये जो लाइट भवक रहा है, वो प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचता है तो कितना टाइम लगाता है? आपके बुक में वो वही दिया गया है। लाइट ईयर मतलब कुछ नहीं होता है, लाइट ईयर का सीधा सा मतलब होता है एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। वही वाली बात यहाँ पर लिखी भी गई है, लाइट टेक्स टू 4.3 ईयर्स, मतलब लगभग 4.5 साल लगाता है टू रीच अस फ्रॉम नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी। सन से प्रोक्सिमा सेंचुरी का जो लाइट है उसकी दूरी, उसका समय जो लगता है 4.5 साल, 4.3 है, 4.3 ईयर्स। याद रखिएगा, लाइट ईयर समझ गए क्या होता है? एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करता है उसी को लाइट ईयर कहते हैं। तारा का चैप्टर क्लोज करते हैं। अब आते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो क्लास 5 के साइंस की किताब में, ज्योग्राफी की किताब क्लास 6 में दी रहती थी, बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इसीलिए आपने बहुत पढ़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको थोड़ा जो आता है उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा। जैसे कि देखिए सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में सन आता है, हमारे 8 प्लैनेट जो हैं सभी आते हैं। 8 प्लैनेट के नाम आपको याद होने चाहिए, आप अभी बड़े हो चुके हैं। एंड जितनी भी सैटेलाइट्स, जितने भी मून्स है, सभी के सभी अपने प्लैनेट सोलर सिस्टम में ही तो आते हैं ना। तो आपसे मैं अगर क्वेश्चन करूं सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है तो बता देंगे, बच्चा का खेल है ये। तो एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड मेटियोर्स, ये सभी भी छोटे छोटे पाए जाते हैं डस्ट के फॉर्म में, देख सकते हैं। ये सभी एस्टेरॉयड, मेटियोर्स दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये हमारे सोलर सिस्टम सौरमंडल के हिस्सा हैं और इसी को मिला करके सभ्य बुतरू को थोड़ा सा इसको मिला करके, थोड़ा सा इसको मिला करके, सन को, 8 प्लैनेट को, सबको मिला देंगे तो एक सोलर सिस्टम बन गया। और क्या, आगे देखते हैं। द सन जो है सबसे सेंटर में है। ये देखिए सन जो है बीचों बीच में है और ये सभी इसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सभी इसके चक्कर लगा रहे हैं। तो सन जो है हमारा बीचों बीच में है, वही लिखा गया है। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड ऑल दिस बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड इट। सन बीचों बीच में है और सभी प्लैनेट्स इसके चक्कर लगा रहे हैं, यही कहना चाह रहा है वो लाइन। देन नेक्स्ट लाइन में है द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। अभी ये जो रिवॉल्व कर रहा है, इसको रिवॉल्व करवा कौन रहा है? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है सन का, इस स्टार का, वो ये सभी को मजबूर कर रहा है, घूमो घूमो घूमो, घुमा रहा है सबको। तो सब घूम पा रहे हैं। ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहेगा तो कोई नहीं घूमेगा। जहाँ पर है ये, यहाँ पर यहीं पर रहेगा, इधर नहीं जाएगा। ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। Thus, the motion of all the members of solar system is governed mainly by the gravitational force of the sun. कहने का मतलब ये सब घूमे फिरेगा, सबका कंट्रोल सन, सूर्य भगवान रखे हुए हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हटा दें सूर्य भगवान, ये सब हिलेगा नहीं, जहाँ है वहीं पर खड़ा रह जाएगा मुंह ताकते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको रिवॉल्व करने में, घुमाने में। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एपिलेटिकल ऑर्बिट। एपिलेटिकल क्या होता है मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये जो देखिए ये सन है, हम अपने प्लैनेट का ही लेते हैं, अर्थ ब्लू कलर में बना देता हूं, ये हमारा अर्थ है। तो इस पाथ को इपिलेटिकल पाथ करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि सन से ये बहुत नज़दीक हो जाएगा, फिर इधर से यहाँ पर पहुँचेगा, घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचेगा, घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचेगा,
घूमते घूमते यहाँ पर पूछो तो एक समय ऐसा आएगा ये सन से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो इसी पाथ को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। ये सर्कुलर पाथ नहीं है। सर्कुलर पाथ ऐसा होता है सन बीचों बीच में, अब यहाँ पर है तुम्हारा अर्थ, यहाँ पर है, देखो दोनों जगह से बराबर डिस्टेंस है, तो सर्कुलर पाथ नहीं है। इलिप्टिकल पाथ में हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, बीचों बीच हमारा सन है, बाकी सभी घुमा खेल रहे हैं सन के अराउंड। अब आगे का लाइन बहुत बच्चा वाला लाइन है। आपसे पूछा जाएगा सन के सबसे करीब कौन है? मरकरी है। सन के सेकेंड सबसे करीब कौन है? वेनस है। सन से सबसे दूर कौन है? नेपच्यून सबसे दूर है। ठीक है। अर्थ कौन से नंबर पे आता है? तो सन से तीसरे नंबर पे अर्थ आता है। मार्स चौथे नंबर पे है। सबसे बड़ा जुपिटर है या सटर्न है? तो आप बोलेंगे सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ये सारी चीज़ें बच्चे वाली चीज़ें, देखिए लिखा गया है नीचे वही सब। द सोलर सिस्टम ऑफ द प्लानिट, सन के नज़दीक मरकरी है, नियरेस्ट टू द सन मरकरी, एंड सबसे दूर में नेपच्यून बाबा हैं, नेपच्यून। प्लूटो पहले था लेकिन प्लूटो ख़त्म हो चुका है, अब वो प्लानिट सोलर सिस्टम में नहीं गिनाता है। ठीक है, फिलहाल अभी नेपच्यून सबसे दूर है, सन के सबसे दूर में पड़ता है ये। देन साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड अबाउट 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? आप पूछेंगे ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो वो इलिप्टिकल पाथ मैंने बनाया था ना, ये रहा, सॉरी सन को बनाते हैं रेड से क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, और बनाते हैं फिर आपके अर्थ को इससे। तो देखिए ये इलिप्टिकल पाथ है जिसपे ये हमारा अर्थ घूम हुआ खेल रहा है, ये सन है। तो सन से अर्थ की या फिर कोई और प्लेनेट, इसको हम लोग मार्स मान ले, तो मार्स से सन की दूरी को, एवरेज दूरी को ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। इस दूरी को, डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, तो वही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया गया है। 10⁵ हमारे पूरे सोलर सिस्टम की साइज है। देन सोलर सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय द सन विच अकाउंट्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मैटर इन द होल सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा पावरफुल योद्धा जो है, सॉरी योद्धा बोल रहा हूँ, सबसे पावरफुल जो कोई चीज़ है वो है सन। 99.9% जितने भी मैटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, टोटल सन में ही पाए जाते हैं। अब एक 0.1% बच गया जो कुछ अर्थ को, कुछ जुपिटर, सटर्न, मार्स, ये सबको मिल गया। 99 देखो तो सन कितना पावरफुल है, 99.9%, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। द सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। आप भी जानते हैं सन विटामिन डी लेते हैं, और सन में बहुत ही एनर्जी है भाई, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, पावरफुल है एकदम। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर सन नहीं रहेगा तो सब ऐसे ही मर जाएगा, बिना सूर्य के दिन नहीं होगा। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये लाइन याद रखिएगा। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, मतलब ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट, बौना प्लैनेट है। पहले ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हुआ करता था, अभी इसको भगा दिया गया है, बोला जाओ खेलो उधर बाहर, तुम मेरे घर में नहीं रहेगा। देन ये सभी नाम हैं जितने प्लैनेट हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब क्या होता है? जहाँ पे जमीन है। टेरेस्ट्रियल मतलब ये होता है लैंड। एंड जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आर गैसियस प्लैनेट, मतलब यहाँ पर जमीन नहीं है, ये गैस का गोला है। जितना भी है ना गैसियस प्लैनेट, वो सब गैस का गोला है। जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यहाँ पर जमीन पैर रखेंगे गैस है, वहाँ पर धंस जाएंगे, बिगा जाएंगे। लेकिन अर्थ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर बुल चल सकते हैं कि नहीं? पैदल चल सकते हैं, यहाँ पे भी चल सकते हैं, यहाँ पे भी चल सकते हैं, यहाँ पे भी चल सकते हैं, लेकिन ये सब गैसियस प्लैनेट में नहीं चल सकते हैं। अब आते हैं मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के मेंबर्स तो बहुत हैं, 8 प्लैनेट है, सन है, तो सभी मेंबर्स को पहले सन बाबा को पढ़ेंगे, सन भगवान को, सूर्य भगवान को, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके सबको डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो सूर्य भगवान को सबसे पहले प्रणाम। यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन बीचों बीच में है, मैंने बताया। इसका जो साइज है 13 लाख टाइम्स ऑफ अर्थ। अर्थ के कंपेयर किया जाए, अर्थ से 13 लाख गुना बड़ा है सन का साइज। सोच सकते हैं, अर्थ
देखिए मैं एग्जांपल के बता, अगर ये सन है ना तो ये है छोटू का अर्थ। अब मान लीजिए कितना बड़ा है सन, कितना बड़ा है अर्थ से, बहुत बड़ा है यार, 13 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है सन अर्थ से। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के सबसे करीबी तारा सन ही है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी आपको मैंने बताया, ठीक है। एंड इट इज़ एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी अभी मैंने बताया, सन बहुत ही पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके कारण अर्थ पे हम लोग जीवित रह पा रहे हैं। सन का अगर डायमीटर पूछा जाए तो 14 लाख किलोमीटर सेकेंड KMS है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 70, देखिए सन किससे मिलकर बना हुआ वो बताया गया है, तो इट इज़ कम्पोज ऑफ 70%, 71% सन में हाइड्रोजन है, ज़्यादातर हाइड्रोजन ही है, 26%, 26.5% हीलियम है। अभी दोनों को मिला देंगे तो लगभग 100% तो ये दोनों घेर लिया। सन में कुछ कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से कुछ कुछ हैं 2.5% अदर एलिमेंट्स। आपसे अगर पूछा जाए सन किस से मिलकर के बना हुआ है तो मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम इक्वल टू सन। कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं, इसको इग्नोर नहीं करिएगा, 2.5% अदर एलिमेंट्स भी हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम्स आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन सन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं 70% हाइड्रोजन ही है, 27% हीलियम भी है, तो ज़्यादातर यही दोनों का बोलबाला है सन में, वही लिखा गया द मेन गैसेस ऑफ सन। विद इन द सन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजिंग ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। देखिए हाइड्रोजन जो है सन में हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। और जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो उससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हीट मिल रहा है। सन कितना गर्म आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा हीट मिलता है इस न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, और सन जो है इतना लाइट दे पाता है। तो हाइड्रोजन हीलियम बदलता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है, और सन हमको हीट के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाइट देता है। सन कितना ज़्यादा लाइट देता है आपको अनुमान लगाइए, उसी से आपका दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर। अब सन के भी बहुत सारे लेयर हैं, तो सन के लेयर में सन का जो सरफेस है, ऊपरी सतह, सरफेस का टेम्परेचर देखिए 5778 केल्विन। अब अगर इसको सेल्सियस में बदले तो 5504.85 डिग्री सेल्सियस। सो आप अनुमान लगाइए कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। हम लोग का जब गर्मी का मौसम आता है 45 डिग्री सेल्सियस में ही हालत पंक्चर हो जाता है, पंखा कूलर AC चलाने लग जाते हैं। फिर भी ये देखिए सन का सरफेस कितना ज़्यादा गर्म है, 5504, इसको 505 ही मान लो, 5505 डिग्री सेल्सियस सन का सरफेस गर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे सन के भीतरी घुसेंगे, मतलब ये सन है, सन का सरफेस आपने देख लिया 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, गर्म, हॉटनेस टेम्परेचर इसका था। अब जैसे जैसे इस सन के भीतर घुसेंगे, लेयर पे लेयर बना हुआ आता है, सन का ढेर सारा लेयर होता है, गर्म होते जाएगा। इसका मिडिल वाला सबसे ज़्यादा गर्म होगा, सबसे बीच वाला, वही वाला लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट द सेंटर। सन के सेंटर में जो टेम्परेचर होता है 1.571 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। केल्विन में इसको इतना बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस में नापना होगा तो आप गिन लीजिए भाई, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। बीच में इसका तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस, अनबिलीवेबल। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये हॉट होगा। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, व्हाट इज़ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन? तो आप 5000 वाला याद रखिएगा, 5505 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सन इन सेंटर, बीचों बीच, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शन में केल्विन में दिया जाए तो आप यहाँ पर भी 15 ही याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद रहेगा। देखिए फिर आगे देखते हैं, सन का जो सबसे चमकीला भाग होता है उसको क्या कहते हैं?
मान लीजिए ये सन है, सन का सबसे चमकीला भाग को हम लोग फोटोस्फीयर बोलते हैं। फोटो मतलब होता है, फोटो खिंचवे करते हैं, तो फोटो मतलब होता है लाइट, फोटोस्फीयर सन का सबसे चमकीले भाग को हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। इट अपीयर्स लाइक डिस्क, ये डिस्क के समान दिखने में लगता है। पिक्चर देखिएगा, ये डिस्क की तरह दिख रहा है ना, हाँ। तो इट रेडिएट्स एनर्जी एंड एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को रेडिएट्स करता है और यही एनर्जी सबको देता है। एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका एनर्जी फिर अर्थ वगैरह में यूज होता है। द आउटर लेयर ऑफ सन, सन का सबसे बाहरी लेयर, मैंने बताया सन बहुत सारे लेयर से मिलकर के बना है, तो आउटर लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस, इसका जो बाहरी सतह है, बाहरी लेयर है वो थिन, थिन मतलब होता है पतला, थिन हॉट गैस से मिलकर के बना हुआ है। और इसका जो आउटर लेयर है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस मत समझ लेना चाइना वाला, इसकी बाहरी आउटर लेयर ऑफ सन को भी कोरोना ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आउटर लेयर ऑफ सन इज नोन एज कोरोना। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग टोटल इक्लिप्स ऑफ द सन, मतलब पूरी तरह से टोटल इक्लिप्स जब हो जाएगा सन का, तब आपको सन का कोरोना दिख पाएगा, ऐसे नहीं दिखते हैं। सोलर इक्लिप्स मतलब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। और भी था स्पेशल सोलर टेलीस्कोप, अगर आपके पास एक स्पेशल सोलर टेलीस्कोप है तो सन का जो बाहरी सतह है कोरोना को आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपके पास इस तरह का सोलर स्पेशल सोलर टेलीस्कोप है जिसको हम लोग कोरोनोग्राफ बोलते हैं। देखो इसके नाम में लगा हुआ है कोरोनो, मतलब कोरोना को देखने वाला कोरोनोग्राफ। ओके, अब आगे देखते हैं। द प्लैनेट ट्रेवल्स विद द सन थ्रू मिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी एट अ स्पीड ऑफ 70,000 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब 1 घंटा में ये जो प्लैनेट है सन के अगल बगल 70,000 किलोमीटर घूम लेता है, ठीक है, सिर्फ पर आवर मतलब होता है 1 घंटा। लास्ट लाइन जो है इसमें ये कहा गया है, सन का जो सूर्य का जो किरण है हमारे धरती पे, सूर्य का लाइट, सन का लाइट हमारे धरती पे कितने मिनट में पहुंचता है, तो आप याद किए होंगे 8.5 मिनट लगता है सूर्य का लाइट धरती पे पहुंचने में, ठीक है। सूर्य का धरती से कितना दूरी है, 150 मिलियन, और इस 150 मिलियन रास्ता को तय करने के लिए मात्र 8.5 मिनट लेता है सन का लाइट, ठीक है। तो पूछा जाएगा सन का लाइट अर्थ कितने मिनट में पहुंचता है, तो 8.5 मिनट्स में बताइएगा। अब आते हैं प्लैनेट्स, मैं सोच रहा हूँ प्लैनेट्स को अगली वीडियोस में कवर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्यार करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है तो आपको दोस्त को भी मज़ा आना चाहिए। सेल्फिश ना बने, सबकी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए ना, आगे बढ़ते रहिए।